नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात शैला, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही जिन प्रमुख खबरों में नया सवेरा में आज हमारी नजर होगी वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टैक्स 2024 का उद्घाटन करने वाले। 100 से अधिक देश जो हैं वो इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं और ये जो इवेंट होने वाला है वो वस्त्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल, और दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल से सुनवाई हो सकती है। शराब ईडी ने जारी किया था 7वां समन। साथ ही अगर शैला बात करें तो प्रधानमंत्री 2000 से ज्यादा रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। और ज्ञानवापी व्यास तहखाने में पूजा से जुड़े मामले पर भी ज्यादा जानकारी जो होगी वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तमाम और खबरें भी होंगी, खेल और कारोबार जगत से जुड़ी हुई खबरें भी होंगी, फिल्म जगत से जुड़ी हुई खबरें भी होंगी। अगले 1 घंटे आप टिके रहिए नया सवेरा के साथ। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। टेक्सटाइल सेक्टर का महाकुंभ भारत टैक्स 2024 आज से नई दिल्ली में होगा शुरू। प्रधानमंत्री भारत मंडपम में करेंगे उद्घाटन। 50 से अधिक घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की है उम्मीद। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। साथ ही 1500 रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और राष्ट्र को करेंगे समर्पित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 1 दिवसीय पर्पल फेस्ट का करेंगी उद्घाटन। 10,000 से अधिक दिव्यांगजन अपने सहयोगियों के साथ कार्यक्रम में लेंगे भाग। संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राज्यपाल से की मुलाकात, अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध। राज्यपाल ने तत्काल डीजीपी से रिपोर्ट तलब करने का आदेश किया जारी। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज हो सकती है पूछताछ। ईडी ने जारी किया था 7वां समन। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। हाईकोर्ट ने पहले फैसला रखा था सुरक्षित। और आज ही टेस्ट में टीम इंडिया जीत से 152 रन दूर। भारत के पास इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त लेने का है सुनहरा मौका। नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। देश में आयोजित होने वाले वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से ये एक है। इसका आयोजन 29 फरवरी तक किया जा रहा है। 4 दिवसीय कार्यक्रम में 3500 से अधिक प्रदर्शक, 100 से अधिक देशों के 3000 से अधिक खरीदारों और 40,000 से अधिक व्यापारी आगंतुकों की भागीदारी की उम्मीद है। वस्त्र क्षेत्र से जुड़े छात्रों, बुनकरों, कारीगरों और वस्त्र क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के अलावा नीति निर्माताओं एवं वैश्विक स्तर के सीईओ भाग लेंगे। इस आयोजन के दौरान 50 से अधिक घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिससे वस्त्र क्षेत्र में निवेश एवं व्यापार को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। साथ ही निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुल 11 वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और सरकार द्वारा समर्थित भारत टैक्स 2024 व्यापार और निवेश के दोहरे स्तंभों पर आधारित है। इसमें स्थिरता पर अत्यधिक
अधिक ध्यान दिया गया है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में 65 से अधिक ज्ञान सत्र होंगे, जिसमें दुनिया भर के 100 से अधिक पैनलिस्ट इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें स्थिरता और चक्रीयता पर समर्पित मंडप, एक इंडी हाट, भारतीय वस्त्र विरासत, स्थिरता एवं वैश्विक डिजाइन जैसे विविध विषयों पर फैशन प्रस्तुतियों के साथ साथ संवादात्मक फैब्रिक परीक्षण क्षेत्र और उत्पादों के प्रदर्शन का भी समावेश होगा। प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरणा लेते हुए भारत टैक्स 2024 संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करेगा। 5F विजन के तहत फाइबर, फैब्रिक और फैशन के जरिए फार्म से लेकर फॉरेन पर एकीकृत रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। ये संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को कवर करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2,000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इन स्टेशनों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन्हें पर्यावरण और दिव्यांगों के अनुकूल पुनर्विकसित किया जाएगा। इन स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में गोमती नगर के स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसका लगभग 385 करोड़ रुपए की कुल लागत से पुनर्विकास किया गया है। भविष्य में यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इस स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान सुविधाओं को अलग कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 1,500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। ये रोड ओवरब्रिज और अंडरपास 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। लगभग 21,520 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं से भीड़ कम होगी, सुरक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रेल यात्रा की क्षमता और दक्षता में सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज TV9 नेटवर्क के व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे के ग्लोबल समिट में भाग लेंगे। इस दौरान वे कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रख सकते हैं। TV9 नेटवर्क के सालाना कार्यक्रम व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे के ग्लोबल समिट का आज दूसरा दिन है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 1 दिवसीय पर्पल फेस्ट का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस साल जनवरी में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 के सफल आयोजन के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। 10,000 से अधिक दिव्यांगजन अपने सहयोगियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस आयोजन की नोडल एजेंसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान है। पर्पल फेस्ट में उन सामाजिक संगठनों के समावेशी स्टॉल लगाए जाएंगे जो कि दिव्यांगजन के लिए सुगमता और समावेशिता सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं। यहां आने वाले लोग राष्ट्रपति भवन संग्रहालय देखने भी जा सकते हैं। इसके अलावा अमृत उद्यान में पर्पल कैफे, क्लाइडियोस्कोप, ज्ञान विज्ञान और खेलकूद जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। और अब खबर संदेश खाली से जुड़ी हुई। महिलाओं के उत्पीड़न और उनकी जमीनों पर कब्जा करने को लेकर पश्चिम बंगाल का संदेश खाली लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मामले में ममता सरकार के लिए भाजपा लगातार हमलावर है। इसी बीच रविवार को तनाव और बढ़ गया जब संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस ने रोक दिया और गिरफ्तार कर कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसे लेकर पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू होने का हवाला दिया है। वहीं फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। इस मामले पर राज्यपाल ने तत्काल डीजीपी से रिपोर्ट तलब करने का आदेश जारी किया है। वहीं 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार है। हालांकि ईडी ने 3 बार नोटिस दिया है और लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। हालांकि शाहजहां शेख के 2 सहयोगी गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है।
वहां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा है कि टीएमसी नेता और सहयोगियों के खिलाफ यौन शोषण और भूमि हड़पने की 50 शिकायतें मिली हैं। और संदेश खाली पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी सरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में असमर्थ है तो उन्हें केंद्र सरकार से मदद ले लेनी चाहिए। राज्य को समर्थन देने के लिए केंद्र पूरी तरह से मौजूद है। अगर ममता दीदी से नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को बताएं, केंद्र पूरी तरह से राज्य को जो है सपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत है। सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर जो है कि समुद्र दस्यु से, वो सोमालिया का समुद्र दस्यु से हम लोग अगर कोई जहाज को क्या है चंद घंटों में अगर खाली करा सकते हैं तो ये शेख शाहजहां जैसा ये तो एक मामूली सा विषय है। अगर केंद्र के ऊपर अगर छोड़ देते हैं तो 1 घंटे में शेख शाहजहां कहाँ है उसको निकालने का ताकत केंद्र में है। तो संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि ममता सरकार जानबूझकर सच को सामने आने से रोक रही है। जब फैक्ट फाइंडिंग टीम आया है तो उनको भी वहां पर घुसने नहीं दिया गया, सीधा अरेस्ट करके लाल बाजार लेके आया। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस का कोई एमएलए या फिर कोई भी जो है लीडर संदेश खाली में जाना चाहते हैं, उनको जाने के लिए दिया जाता है तो उनके लिए 144 नहीं है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। जितना भी रूल होता है सभी विपक्ष के लिए और जो है केंद्र से आए हुए लोगों के लिए है। तो संदेश खाली लगातार सुलग रहा है। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, ताज़ा जानकारी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार फैक्ट फाइंडिंग टीम या कोई भी टीम लगातार पहुंच रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन उनको पुलिस प्रशासन की ओर से मदद नहीं मिल रही है। अब किस तरीके के हालात हैं और आगे क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमलावर बीजेपी है, साथ ही साथ टीएमसी सांसद पर भी अब आरोप लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आज की एक बात तो खास बात कह दे कि अदालत में चीफ जस्टिस की बेंच पर दोपहर 2 बजे से सुनवाई है। अदालत कई दिन पहले सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए कुछ टिप्पणी इस पूरे मामले पर और शेख शाहजहां पर किए और उसी की सिलसिले पर आज चीफ जस्टिस की बेंच पर दोपहर 2 बजे से सबकी नजर टिकी हुई है कि क्या किस तरह से शेख शाहजहां के बारे में और संदेश खाली के बारे में धारा 144 के बारे में जो कोर्ट अपने आप से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाई उसके ऊपर क्या हो क्या ना हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि संदेश खाली की ताजा हालात ऐसा है कि गांव वालों ने इस तरह से गुस्से में है कि कल हम शाम को देर रात को देखें कि वहां के और एक तृणमूल लीडर को दौड़ा कर गांव की महिलाओं ने एक घर में नजरबंद करके रखे थे और बाद में उनको बचाने के लिए पुलिस को उठा के फिर अपने थाने पे लेकर उसको किसी तरह से बचाना पड़ा। तो लोगों का गुस्सा इस तरह से है, जबकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से किसी भी फैक्ट फाइंडिंग टीम, किसी भी बाकी खासकर से बीजेपी की तरफ से अगर कोई किसी को भेजा जा रहा है, ऊपर से अगर मैं बताऊं तो कमीशन के लोगों को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट कमीशन हो, शेड्यूल ट्राइब कमीशन हो, एनएचआरसी हो, ह्यूमन कमीशन हो, इनको काम करने से रोका जा रहा है। बिल्कुल। देखिए प्रसन्न जी, देखिए टीएमसी के कुछ नेताओं द्वारा संदेश खाली में महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता है, उनकी जमीनों पर, बहुत सारे लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जाता है। अगर सरकार की ओर से कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम देखने के लिए जा रही है, मिलने के लिए जा रही है, तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। ऐसे में फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राज्यपाल से भी मुलाकात की है। तो इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि सरकार अपने काम में विफल नजर आ रही है। सरकार अपने काम में विफल है और पूरे देश के सामने अपना जो बंगाल की छवि है उस छवि को किसी बुरी तरह से कलंकित किया जा रहा है, क्योंकि ये फैक्ट फाइंडिंग टीम इनकी तरफ से भी बताया गया है, जब इन्होंने महामहिम से मिले और महामहिम से अपना ज्ञापन दिया गया तो इनकी तरफ से बताया गया कि हम भी राष्ट्रपति शासन की जैसी स्थिति अपने आप सामने देख पा रहा हूं। मतलब सभी ने, मतलब फैक्ट फाइंडिंग टीम में कई हस्तियां थे
पूर्व चीफ जस्टिस थे, पत्रकार थे, बाकी लोग थे, न्यायिक थे। तो ये जो सारे लोग, ये अपने जो पूरे जीवन का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस से इन्होंने बात को समझने की कोशिश की और महामहिम के सामने अपने बात को रखा। और ये बात पूरे देश में फैल गया है। जिस तरह से इन लोगों को रोका गया था और जिस तरह से इन लोगों को गिरफ्तार करके कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लाया गया, वो एक तरह से पूरी प्रदेश को कलंकित किया, संदेशखाली को कलंकित किया और ये साबित किया कि सरकार की तरफ से कोई ना कोई, किसी ना किसी जगह पर कुछ सच को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। और इन्होंने भी राष्ट्रपति शासन की मांग की है महामहिम के सामने। जी प्रसन्नजीत, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। नया सवेरा को आगे बढ़ाते हैं। शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये ईडी की तरफ से केजरीवाल को 7वां समन है। बता दें कि इससे पहले CM केजरीवाल को 6 समन जारी होने के बाद भी वह अब तक पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने बार बार समन पर पेश नहीं होने पर केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कराई थी। ईडी के नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को गैर कानूनी नोटिस भेजा गया है। तो क्या आज पेश होंगे केजरीवाल, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार ईडी समन भेजे जा रहा है। ये 7वां समन है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, ताजा जानकारी क्या है? क्या 7वें समन पर आज अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होंगे? देखिए भावना, कायदे से तो अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि पिछले 6 समन में वो पेश नहीं हुए हैं, इस बार भी उम्मीद कम लग रही है। और इसका एक कारण यह है कि 18 तारीख को कोर्ट में सुनवाई भी है इसी मामले को लेकर। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में भी गए थे, तो कोर्ट ने 18 तारीख को उनको पेश होने के लिए बुलाया। अब आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है ईडी के ऊपर कि जो सम्मान ईडी भेज रही है आम आदमी पार्टी को, वो गैर कानूनी है। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि ईडी जब भी कोई सम्मन भेजती है उसकी जानकारी कोर्ट में भी रहती है और नियम कानूनों के तहत वो सम्मन भेजे जाते हैं। कोई भी सम्मन गैर कानूनी नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके के ये आरोप लगातार लगा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर जो जांच एजेंसी है उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और एक छवि है जांच एजेंसी की जनता के सामने, वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं कि एक तरीके का अपराध है। अब कायदे से अरविंद केजरीवाल को ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए उनके सम्मन के साथ ही पेश होना चाहिए। और अगर वो अपने आप को ये कहते हैं कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है शराब घोटाले में, तो उनको सवालों के जवाब देने चाहिए। क्योंकि ईडी के पास न केवल सबूत है बल्कि ईडी के पास इस बात की जानकारी भी है कि पूरी शराब नीति में जिस तरीके से करप्शन का खेल खेला गया, जो पैसा लिया गया, वो अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में, अरविंद केजरीवाल की सहमति से और अरविंद केजरीवाल को पूरी जानकारी से लिया गया। यही कारण है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है और ये 7वां सम्मन है। और 11 बजे के करीब
जो अरविंद केजरीवाल है उनको ईडी ऑफिस पहुंचना चाहिए, लेकिन जिस तरीके के आम आदमी पार्टी के बयान है उसको देखकर लगता है कि शायद ही अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए पहुंचे। बिल्कुल, कहते हैं नीरज, देखिए कहीं पर थोड़ी सी आग होती है तभी धुआं उठता है। अरविंद केजरीवाल हमेशा बात करते हैं पारदर्शिता की, शुचिता की, तो थोड़ी सी पारदर्शिता अपनाते हुए तमाम लोगों के सवालों के, ईडी के सवालों के जवाब देकर लोगों के मुंह को बंद कर देना चाहिए। पारदर्शिता की बात करने वालों को पारदर्शी होना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि आज आखिर क्या होता है, क्या वो पेश होते हैं। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये अपडेट साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट के आदेश के तहत 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी की ओर से प्रसारित एक वीडियो को साझा करने से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में एक आरोपी के रूप में उन्हें जारी किए गए समन को बरकरार रखा गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। तो मानहानि केस में दायर याचिका पर आज अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। विकास, साल 2018 का ये मामला है। ध्रुव राठी के एक ट्वीट को रीट्वीट अरविंद केजरीवाल ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि आप सार्वजनिक रूप से के जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको इस तरीके के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, किस तरीके से आगे ये मामला आगे जाएगा? और इस बार जैसा आपने बताया कि यूट्यूबर का एक वीडियो था जिसमें कुछ आरोप लगाए गए थे बीजेपी आईटी सेल पर कि उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को पैसा ऑफर किया और एक इंफॉर्मेशन सप्रेस करने की कोशिश की। हालांकि इस आरोप को लेकर के ना तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई तथ्य हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको रिट्वीट किया। अब मोटी बात यह है कि क्रिमिनल डिफेमेशन का जो कानून है वो साफ कहता है कि किसी ने अगर किसी के खिलाफ कोई कहना चाहिए कि अनवेरिफाइड चीज पब्लिश की है और उसमें डिफेमेटरी कंटेंट है, तो उसको जो भी व्यक्ति उसको रिपब्लिश करता है या दोबारा कहता है मौखिक रूप से या छापता है, तो वो भी क्रिमिनल डिफेमेशन का भागीदार होगा। ये स्पष्ट नियम है इस कानून का, और इसको चैलेंज भी किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ एग्जिस्ट करेगा, उसके किसी भी प्रावधान में फिलहाल कोई ऐसी कमी नहीं है। लॉ कमीशन भी ये कह चुका है कि क्रिमिनल डिफेमेशन का जो कानून है वो सही है। तो अब जो अरविंद केजरीवाल की दलीलें हैं वो कितनी ठहरेंगी सुप्रीम कोर्ट के आगे, जाहिर है वो ये कहेंगे कि वो राजनीति में, और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने पिछले क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस में भी कही हैं। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कोर्ट उनको एक बार रेप्रिमेंड जिसको कहते हैं कि वो कहे कि आप उनको कहे कि आप इतने जिम्मेदार पद पर बैठकर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। और माफीनामे की बात अक्सर इसमें आती है कि क्रिमिनल डिफेमेशन में क्या सामने से आप माफीनामा देने के लिए तैयार हैं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी के लिए तैयार हैं, ये सब कुछ विकल्प हैं उनके सामने। इनमें से वो कौन सा आज इख्तियार करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त साफ होगा। बिल्कुल विकास, और ये तो देखिए हम लोग आम जीवन में भी कहते हैं कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी आगे बढ़ाने से पहले आप फैक्ट चेक कर लीजिए, तब उसे आगे बढ़ाइए। और जो लोग सरकारी पदों पर आसीन हैं उनकी तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में डिफेमेशन का ये केस तो देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें आगे होता है। फिलहाल धन्यवाद इस तमाम इनपुट को हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो नया सवेरा में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप। जी, बढ़ते हैं आगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा को लेकर फैसला सुनाएगा। वाराणसी के जिला जज ने 31 जनवरी को अपने आदेश में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। इसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से प्रथम अपील दाखिल की गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल आज फैसला सुनाएंगे। और हरिकेश बहादुर सिंह गौतम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। हरिकेश, बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है ये, क्योंकि देखिए 1996 की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि वहां पर पूजा हो सकती है और पूजा की इजाज़त दी थी, लेकिन उस पर आपत्ति हुई और आज ये जो है क्लियर हो जाएगा कि वहां पर पूजा होगी, जारी रहेगी या नहीं। देखिए साला जो मामला है हाई कोर्ट में, वो अभी कुछ दिन पहले जो जिला न्यायालय ने आदेश दिया था, वो व्यास जी की पीठ जो शैलेंद्र पाठक ने अपील की थी, उनके नाना की पीठ थी, उसमें पूजन अर्चन की अनुमति दी थी। अब अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इसको पहले तो पोषणीयता पे सवाल उठाया था, उस पर हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की कि इस तरह का प्रावधान नहीं दिया जा सकता है और इस पर काफी लंबी बहस हुई और उसके बाद आज सुबह 10 बजे फैसला आने की उम्मीद है। चूंकि दोनों पक्षों को सुन चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट और चूंकि पहले जिला अदालत ने यह फैसला दिया था कि जो व्यास जी का तलगृह है उसके अंदर पूजा पाठ की जाए और उसको पालन करते हुए यहाँ के जो जिला प्रशासन है उसने तुरंत 9 घंटे के अंदर ही उसको न्यायालय के आदेश का पालन कराया था और वहां पर विधिवत अब पूजा पाठ शुरू हो चुका है। जो लोग काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आते हैं, नंदी जी के जहां पे नंदी हैं उस तरफ से एक 4 फीट का एक रास्ता छोड़ा गया है जिसमें लोग आके वहां पे दर्शन कर रहे हैं। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आज फैसला आना है वो व्यास जी के तलगृह में चल रही पूजा के लिए है, लेकिन इसके अलावा कम से कम 5-6 जो मामले हैं ज्ञानवापी से संबंधित वो वाराणसी की जिला अदालत में भी हैं। अलग अलग जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी कोर्ट में हैं। उनमें एक लॉर्ड विश्वेश्वर की खुद की 1991 का एक मामला है, वो है। उसके अलावा श्रृंगार गौरी में पूजन दर्शन करने के, प्रतिदिन पूजन दर्शन करने का जो किरण 4 महिलाओं ने किया था उस पर भी है। इसके अलावा एक मुस्लिम एक और है कि हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए ज्ञानवापी और जो मंदिर का निर्माण करने के लिए, उस पर भी है। तो इस तरह से करके 4-5 ऐसे मामले हैं जो जिला न्यायालय में भी आज सुनवाई होंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्योंकि पूजन अर्चन तो जो व्यास जी का तलगृह है उसमें चल ही रहा है। अब उस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट किस निर्णय पर पहुंचा है यह देखने योग्य होगा, क्योंकि 10 बजे के करीब हाई कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आना है। सैला जी, हरिकेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आज इम्पॉर्टेंट एक दिन रहने वाला है, क्योंकि व्यास तहखाने में पूजा को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है और सबकी निगाहें रहेंगी आज 10 बजे जब इलाहाबाद हाईकोर्ट जो फैसला सुरक्षित कर चुका है उस पर क्या फैसला आता है व्यास तहखाने में पूजा को लेकर, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मिजोरम विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करेंगे। मिजोरम विधानसभा को संबोधित करने वाले वे देश के दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे। इससे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 10 मार्च 2022 को मिजोरम विधानसभा को संबोधित किया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मिजोरम विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे और पिछले सत्र में विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को मेडल और प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय विस्तार में लोकसभा चुनाव के लिए आज संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को भी
हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दादरा एवं नगर हवेली और साथ ही दमन और दीव के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आज सुबह दमन में गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा शाम में वे सिलवासा के साइली में लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां वे कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के कल दमन एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रफुल्ल पटेल ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि फिल्म क्षेत्र में भारत को दुनिया का कंटेंट हब बनाना है और इसके लिए केंद्र सरकार नई नीति बना रही है। पंचकुला में चित्र भारती फिल्म महोत्सव के समापन समारोह के बाद उन्होंने ये बात कही। भारतीय फिल्में आज दुनिया भर में अपनी धूम मचा रही है, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। भारत को दुनिया का कंटेंट हब बनाना है, कंटेंट कॉन्टिनेंट बनाना है। तो इसलिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं लाई हैं कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर फिल्में बनाएं और उन फिल्मों को दुनिया भर में दिखाने का काम किया। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। इसमें 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज से गोरखपुर की ओर जा रही बस की ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच हुई टक्कर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहत कार्य को अंजाम दिया। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब हमारे खास सेगमेंट का वक्त हो चला है अखबारों की सुर्खियों का। तो चलिए अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारे न्यूज़ रूम, जहां मौजूद हैं सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, बताइए क्या कुछ प्रमुखता से छापा है आज प्रमुख अखबारों ने? जी शैला, अखबारों की सुर्खियों में आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल गुजरात का दौरा, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण की नगरी के दर्शन किए गहरे समुद्र में जाकर के। इसके अलावा द्वारका में सबसे लंबे केबल ब्रिज की शुरुआत भी हुई और इसके बाद प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया उसको लेकर के आज सभी अखबारों ने इस खबर को हेडलाइन के साथ कोट किया है और लिखा है कि प्रधानमंत्री ने गुजरात में कहा कि कांग्रेस में नहीं थी इच्छा शक्ति और हमने बदली देश की तस्वीर। उन्होंने तमाम आंकड़े गिनाए कि किस तरह से देश जो है वो विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला। तो इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। और इसके अलावा एक और खबर, सांख्यिकी और एवं कार्यक्रम मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है, उसको आज सभी अखबारों ने प्रकाशित किया और बताया कि तेजी से ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति किस तरह से बदल रही है और ये एक तरह से ताकत के रूप में सामने आई है। 11 सालों में पीछे छूटे हैं शहर, यानी कि कहीं ना कहीं शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने। तो आज तमाम आंकड़ों के साथ इस खबर को एक रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का फोकस लगातार निर्यात करने पर होता है। उनका कहना होता है कि हम बाकी देशों से आयात कम करें, बल्कि देश की जो तमाम हमारे साधन है, संसाधन है, संपदा है, उसका निर्यात करें। तो आज अखबार ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में 1877 नए उत्पादों का निर्यात भारत से हुआ है। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और
सिंगापुर में तेजी से बढ़ रहा है भारतीय निर्यात। इसके अलावा अमेरिका अब भी भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है। तो आज इस खबर को भी अखबारों ने लिया है। इसके अलावा एक और खबर, आप जानते हैं कि कैंसर कितनी घातक बीमारी है और इसका उपचार उससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन IIT मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने अब भारतीय जो मसाले हैं उसका इस्तेमाल पेटेंट के रूप में उन्होंने करवाया है। और आपको बता दें कि ये जो मसाले हैं इससे दवाएं तैयार की जाएगी और 2028 तक उम्मीद की जा रही है कि बाजार में भारतीय मसालों से बनी हुई दवा उपलब्ध होगी, जो कहीं ना कहीं कैंसर के उपचार में सहायक साबित होगी। इसके अलावा एक और खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा रामलला की जो हुई थी 22 फरवरी को, और उसके बाद से 100 करोड़ का चढ़ावा अब तक रामलला के मंदिर में पहुंच चुका है। और हम आपको लगातार अखबार के माध्यम से भी बता रहे हैं, साथ ही साथ DD न्यूज़ अपने दर्शकों को अपनी खबरों के माध्यम से भी बता रहा है कि किस तरह से रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या किस तरह से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। और चलते चलते एक और खबर आपको बता देते हैं। दरअसल भारत जापान के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है और इस अभ्यास में दोनों पक्षों के लगभग 40 जवान शामिल हैं। इस खबर को भी आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। तो संध्या, विभिन्न अखबारों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतनी कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगले कुछ महीनों में स्विट्जरलैंड में होगा विश्व नेताओं का एक शिखर सम्मेलन। ज़ेलेंस्की ने इस सम्मेलन में यूक्रेन और रूस के बीच शांति प्रस्ताव पर चर्चा होने की जताई उम्मीद। अमेरिका के मिशिगन में डेमोक्रेटिक प्राइमरी के लिए चुनाव से पहले अनकमिटेड वोट अभियान के समर्थकों ने रैली की। मिशिगन में कल डेमोक्रेटिक प्राइमरी के लिए मतदान होना है। पुर्तगाल में 10 मार्च को संसदीय चुनाव होने हैं। संसदीय चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर चुनाव अभियान कल शुरू हो गया। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने नवंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने संसदीय चुनाव की घोषणा की थी। जर्मनी के हैम्बर्ग में दक्षिणपंथ विरोधी प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन में 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। हैम्बर्ग में दक्षिणपंथ के खिलाफ यह तीसरा बड़ा प्रदर्शन था, जिसमें फिलिस्तीनी झंडे लेकर कई फिलिस्तीन समर्थन प्रदर्शनकारी भी शामिल हुए। अफगानिस्तान में जासूसी के संदेह में गिरफ्तार 84 वर्षीय ऑस्ट्रिया के हर्बर्ट फ्रिट्ज को तालिबान ने रिहा कर दिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार फ्रिट्ज अफगानिस्तान गए थे और वहां के जीवन पर सकारात्मक रिपोर्टिंग की थी। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिक को रिहा करने के लिए अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार का आभार जताया। और अब खबरें कारोबार जगत से। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी VVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में गरीबी कम होकर 5% पर आ गई है। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग समृद्ध हो रहे हैं। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सुब्रमण्यम ने कहा कि सर्वेक्षण से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। घरों के उपभोग संबंधी आंकड़ों से देश में गरीबी की स्थिति और गरीबी दूर करने के उपायों की सफलता का पता चलता है। सर्वे के आंकड़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोग में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि सर्वेक्षण के निष्कर्षों से ये महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग तेजी से बढ़ रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ने वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू उपभोग व्यय संबंधी आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 2011-12 की तुलना में 2022-23 में 2 गुने से भी अधिक हो गया है। और अब कारोबार जगत से जुड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। WTO के 164 सदस्य देशों के व्यापार मंत्री लाल सागर संकट, यूक्रेन रूस युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष के कारण अनिश्चित वैश्विक आर्थिक हालात की
पृष्ठभूमि में बैठक कर रहे हैं। भारत बैठक में अपने हितों के मुद्दों को पूरी ताकत के साथ उठाएगा। विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक मंगलवार से शुरू हो रही है। भारत बैठक में निवेश सुविधा समझौते के लिए चीन की अगुवाई वाले प्रस्ताव का कड़ा विरोध भी करेगा। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। 4 दिन का 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के अबू धाबी में होगा। भारत 2032 तक कुल 13,800 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाले 18 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को जोड़ेगा। इसके साथ ही परमाणु बिजली की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाएगी। ICAI के अध्यक्ष रंजीत कुमार अग्रवाल ने कहा है कि ICAI का वित्तीय सूचना समीक्षा बोर्ड FRRB निकट भविष्य में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकता है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार और खेती में किसानों की लागत को कम करने के लिए साल 2014-2015 से देश भर में लगभग 8,300 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं की गई हैं स्थापित। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में भारत के सामने जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 40 रन बना लिए हैं। इस तरह अब भारत जीत से 152 रन दूर है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहले अपनी दूसरी पारी में 145 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से आर अश्विन ने 5 जबकि कुलदीप यादव ने 4 विकेट हासिल किए। इंग्लैंड के पहली पारी में बनाए 353 रन के जवाब में भारत ने पहली पारी में 307 रन बनाए थे। भारत के लिए ध्रुव जुरेल ने 90 रन की शानदार पारी खेली। और सुचित्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुचित्रा, अब रांची में इतिहास रचने से भारत कुछ ही रन दूर है, कह सकते हैं? जी बिल्कुल, 152 रन की और ज़रूरत है भारतीय क्रिकेट टीम को ये मैच जीतने के लिए। 192 रन का लक्ष्य है। आज जब भारतीय टीम उतरेगी मैदान पर तो वाकई इस आत्मविश्वास के साथ उतरेगी कि भारतीय टीम इस मैच को जीतकर इस सीरीज़ में भी अजय बढ़त बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन ये जो मजबूत स्थिति में है भारतीय टीम, इसका पूरी तरह से श्रेय जाता है कल जिस तरह का खेल दिखाया भारतीय टीम ने। अगर भारत के युवा बल्लेबाज विकेटकीपर ध्रुव जुरेल की बात करें तो उन्होंने इस मैच में हम कह सकते हैं कि भारत की वापसी कराई है, क्योंकि 353 रन बनाए थे इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में, और पहली पारी में भारतीय टीम ने एक वक्त 177 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। तो लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम पहली पारी में एक बड़ी बढ़त ले लेगी और वहां से वापसी हो जाएगा। भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा इस मैच में वापसी करना, लेकिन ध्रुव जुरेल ने 90 रन की जो शानदार पारी खेली। 2 बेहतरीन साझेदारियां देखने को मिली। पहले कुलदीप यादव के साथ 8वें विकेट के लिए उन्होंने 76 रन जोड़े और उसके बाद आकाशदीप के साथ उन्होंने 9वें विकेट के लिए जो 40 रन जोड़े हैं। ये जो 2 साझेदारियां रही और ध्रुव जुरेल की जो 90 रन की पारी रही, उसने भारत की इस मैच में वापसी कराई। पहली पारी में ज़्यादा बढ़त नहीं ले पाई इंग्लैंड की टीम और उसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी में भारत के स्पिनर्स का हमें कमाल देखने को मिला। आर अश्विन ने एक और इतिहास रचा, लगातार नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए आर अश्विन और उन्हें बेहतरीन साथ मिला कुलदीप यादव का भी। और भारत के जो स्पिनर्स हैं, जब भी कोई टीम भारत का दौरा करने के लिए आती है तो उन्हें पता होता है कि भारत के जो स्पिनर्स हैं एक मजबूत चुनौती पेश करेंगे उनके सामने, और वही देखने को मिला कल इंग्लैंड की टीम को। और ये जो भारत का हम कहें कि ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा, बल्लेबाजों का भी गेंदबाजों का भी, यही वजह है कि भारतीय टीम आज मजबूत स्थिति में दिख रही है। 192 रन का लक्ष्य भारत के सामने है। 40 रन बना चुके हैं, 152 रन और बनाने हैं और 10 विकेट हाथ में। तो महज 152 रन और बनाने हैं। सुचित्रा, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आगे और अब खबरें सिने जगत से। फिल्म आर्टिकल 370 अच्छी कमाई कर रही है। वीकेंड पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया।
वहीं विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक आर्टिकल 370 से पीछे रह गई है। हालांकि फिल्म की कहानी और एक्शन को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के सबसे पॉपुलर किरदार में से एक दयाबेन यानी दिशा वकानी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिशा वकानी अपने पति और बच्चों संग अश्वमेध यज्ञ करती दिखाई दे रही हैं। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी शादी करके मुंबई वापस लौट आए हैं। अब एक्ट्रेस रकुलप्रीत ने शादी के बाद पहली बार रसोई में कदम रखा है। रकुल ने अपनी पहली रसोई की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। फिल्म क्रू में करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन अहम भूमिका में नजर आएंगी। एक्टर आयुष्मान खुराना ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन किए, जिसकी झलक एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की। एक बार फिर कार्तिक अपने लेटेस्ट पोस्ट को लेकर सुर्खियों बने हुए हैं। इस पोस्ट में एक्टर एक्टिंग छोड़कर फूड ब्लॉगर बनने की बात करते नजर आ रहे हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं एक खूबसूरत पहल की। कुछ बेहतर करने के लिए छोटे छोटे प्रयास किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, और ऐसी ही एक सकारात्मक पहल घरेलू साइकिलों का विचारशील उपयोग है। अकोला में विद्या भारती संस्थान द्वारा शुरू किया गया डोनेट योर साइकिल अभियान इसका खूबसूरत उदाहरण है। विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को साइकिल दान करते हुए इस अभियान का उद्देश्य वंचित बच्चों तक शिक्षा का उपहार पहुंचाना है, खासकर उन बच्चों तक जिनके परिवार वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें स्कूल भेजने के लिए संघर्ष करते हैं। कुछ बेहतर करने के छोटे छोटे प्रयास किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, और ऐसी ही एक सकारात्मक पहल घरेलू साइकिलों का विचारशील उपयोग है। अकोला में विद्या भारती संस्थान द्वारा शुरू किया गया डोनेट योर साइकिल अभियान इसका खूबसूरत उदाहरण है। विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को साइकिल दान करते हुए इस अभियान का उद्देश्य वंचित बच्चों तक शिक्षा का उपहार पहुंचाना है, खासकर उन बच्चों तक जिनके परिवार वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें स्कूल भेजने के लिए संघर्ष करते हैं। अकोला जिला की ओर से डोनेट योर साइकिल ऐसा एक उपक्रम हमने 1 अगस्त से चालू किया है। इस उपक्रम के अनुसार जो लोग हैं जिनके पास साइकिल है मगर जो उपयोग में नहीं है, ऐसी साइकिल हम लेके जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी है वहाँ तक पहुँचाते हैं, ताकि वो विद्यार्थी जो है जिनको ज़रूरत है वो पैदल जाते हैं 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो ऐसे लोग बच्चों को वो साइकिल मिल जाती है तो उनका समय बच जाता है। जिन परिवारों के पास अब साइकिलें हैं वो दोगुनी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। इस नई गतिशीलता के साथ बच्चे अब उत्साह के साथ स्कूल जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस पहल से विद्यार्थियों में सकारात्मकता की भावना भी जागृत हुई है। ही सायकल मला खूप आवडलेली आहे। पहिले पैदल जात होते ते खूप वेळ होत होती शाळेला जायला। आता सायकल आहे, आता लवकर जाते आणि अभ्यासासाठी मला टाइम मिळतो। मला सायकल दिल्याबद्दल विद्या भारतीचे धन्यवाद। पहिला मी शाळेत पैदल जायची होती, पण आता मी सायकल घेऊन जाते। मला सायकल दिल्या त्या कारणाने माझा खूप खूप फायदा आहे। मी कुठं पण आता सायकल घेऊन जाते। मला ट्यूशनला वगैरे जायचं असलं तर मी सायकल घेऊनच जाते। परिवहन चुनौतियों के कारण बच्चों के स्कूल ना जाने की प्रचलित समस्या लंबे समय से चिंता की विषय रही है। ये न केवल छात्रों बल्कि उनके माता पिता के लिए भी गंभीर दुविधा पैदा करता है। दूरदराज के क्षेत्रों में बच्चों, खासकर लड़कियों को अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों में सहायता करने और अपने परिवार की आय में योगदान करने के लिए स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, और इसीलिए एक साधारण साइकिल न केवल स्कूल तक पहुंचने का साधन प्रदान करती है बल्कि बाधाओं को तोड़ने का प्रतीक भी है। ये सामूहिक प्रयास ये सुनिश्चित करता है कि लड़कों और लड़कियों दोनों को बिना किसी भेदभाव के मजबूत शैक्षिक सहायता प्राप्त हो सके। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अकोला से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। पूर्वी असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते हुए आपको छोड़ चलते हैं गुजरात के सूरत में, जहां SRKKF ने 94 जोड़ों के लिए रामायण थीम पर आधारित सामूहिक विवाह का आयोजन किया। तो आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे शैला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे